मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती आहान, प्लीज़ मुझे जाने दो। अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, लेकिन आहान की आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। उसने ज़ोर से मुझे दीवार से दे लगाया कि मेरी कमर में दर्द की एक तेज टीस उठी थी। मुझे पागल समझ रखा है? बेवकूफ़ हूँ मैं? इतने दिनों से जो चल रहा था वो क्या था? उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा देखकर मेरी पलकें तक कांप उठी थीं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। बोलो, डैम इट। वो गुस्से के मारे इतनी जोर से चीखा कि मेरी सांसें गले में अटक गई थीं। आंसुओं से भरी आंखों से मैंने उसे अविश्वास से देखा। आज तक उस इंसान ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन आज तो वो कोई और ही आहान लग रहा था। मैं सांस रोके बिना पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। आंसू टूट कर गालों पर फिसल रहे थे। सांस लो सहर। उसकी आवाज़ पर मैंने पथराई हुई नज़रों से उसे देखा, लेकिन सांस अब भी रुकी हुई थी। सुनाई नहीं दे रहा? सांस लो, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसों को बहाल करूँगा। अब की बार वो फिर से दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया तो मैंने अपना रुका सांस बहाल किया था। मुझे अचानक ही उसे डर लगने लगा था। आहान का ये गुस्सा मैं पहली बार देख रही थी। सच कहते हैं, शांत दरिया में ही तेज तूफान की लहरें दबी होती हैं, और ऐसा ही आहान का गुस्सा मुझे जाहिर कर रहा था। वो ऊपर से जितना शांत रहने वाला था, अंदर से उतना ही तूफानी था। मैंने इन 6 महीनों में उसके जैसा विनम्र इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और आज वो सारी कसर पूरी कर रहा था। उसने अपनी उंगलियां मेरी नरम बाजुओं में जोर से धंसाई थीं कि मेरे होठों से एक सिसकी निकली थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर वो गुस्से से बोला था, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी है कि मैं करता हूँ। इसलिए शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, समझी तुम? वो कतई अंदाज में बोलते हुए पीछे हट गया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। कॉलेज लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। वो अपने बालों में हाथ फिराते हुए मुझे शिकायती अंदाज में देख रहा था, और मैं दीवार से सटकर खड़ी डर के मारे उसे देख रही थी। अब कुछ हद तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर चुका था। मेरे पास आते हुए उसने मेरे गालों से आंसू पोंछे थे। अब वो थोड़ा सामान्य लग रहा था। सॉरी, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सहर, तुम्हारा बार बार इनकार मुझे तकलीफ के साथ गुस्सा भी दिला रहा था। आहान अपनी धीमी आवाज़ में कहते हुए मेरी आंखों में छुपा डर महसूस कर रहा था। आप मुझे घर जाने दें प्लीज़। मेरे होठों से निकले शब्दों पर उसने अपने होंठ भींच लिए। जाओ, बल्कि आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप प्लीज़। मेरे इनकार पर वो मुझे उलझी निगाहों से देखने लगा, जिनमें साफ चेतावनी थी। मैंने अपनी पलकों को झुका लिया और उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। कॉलेज के मेन गेट तक पहुँचते ही मैंने गहरी सांस ली। अपनी बड़ी सी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए वो मेरे बैठने का इंतज़ार करता मुझे देखने लगा, और फिर मैं चुपचाप बैठ गई, चाहते हुए भी इनकार न कर सकी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी रोड पर डाल दी। मैंने चोर निगाहों से उसे देखा। वो नाराज़ी में हमेशा चुप हो जाता था, और अब उसकी नाराज़ी मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। नाराज़ हो मुझसे? मुझसे पूछे बिना न रहा गया। मेरे सवाल पर भी वो खामोश रहा और चुपचाप ड्राइव करता रहा। पहली बार उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया था, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही लोगों में मौजूद हो, कितना ही बिजी हो, मुझे आज तक उसने कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। अब उसका जवाब न देना मुझे बेहद तकलीफ़ दे गया। मैं आंसू रोकते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर वापस विंड स्क्रीन पर नज़रें गड़ा दी। मेरे नाराज़ होने से तुम्हारी जात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, इसलिए मेरे नाराज़ होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, बेफिक्र रहो। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ गाड़ी का मोड़ काट रहा था। आहान प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी फैमिली में बाहर शादी नहीं करते, कैसे समझाऊं आपको? मैंने झुंझलाते हुए कहा। तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, अब जो करना है मैं खुद कर लूँगा। उसकी आंखों के तैरते लाल डोरे देखकर मैं अंदर तक सहम चुकी थी। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो गाड़ी अब मेरे घर के एंट्रेंस में दाखिल कर चुका था। गैराज में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, पर अब्बू की गाड़ी में कोई मसला था। वो ठीक होने के लिए गई हुई थी, इसलिए उस जगह आहान ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। बाहर आ जाओ, आहान ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए बेहद संजीदगी से कहा तो मेरे होश उड़ गए। आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज़ वापस जाएं। मैंने गाड़ी से बाहर निकले बिना डरते डरते कहा, जबकि वो घूम कर मेरी तरफ आता
गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। खुद आओगी या मैं हाथ पकड़कर अंदर ले चलूं? वही अंदाज। मुझे अब उससे सच में डर लगने लगा था। आखिर चाहता क्या था ये, मुझे समझ न आया। मैं चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरते गहरा सांस भर गई। डरी हुई नज़रों से आहान को देखा। चलो अंदर। वो मुझे अपने साथ लिए मेरे घर में आया। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि अपने घर में दाखिल होने के बजाय कहीं और चली जाऊं। वो अचानक रुक गया, पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और मैं और ही सोचों में गुम सीधा उसके सीने से जा टकराई। उफ, सर पर हाथ रखे उसे देखा। देखने में इतना पोलाइट और बॉडी इतनी हार्ड। मेरे घूर कर देखने पर मेरा सर सहलाते हुए वो मुस्कुरा दिया और अंदर बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम। आहान ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक साथ सलाम किया। एक पल के लिए सब लोग चौंक गए। मामा और मामी और उनके साथ उनका बेटा कामरान भी अंदर घर में मौजूद था। अबू ने हैरानी से मुझे और फिर आहान को देखा। मेरी आंखों में आंसू और डर लहराया, जबकि चेहरे पर भी डर साफ साफ झलक आ रहा था। वालेकुम सलाम। आओ आहान बेटा, बैठो। अबू ने हमेशा की तरह आहान से मोहब्बत से बात की, जैसे वो हमेशा किया करते थे। अंकल, बेवक्त आने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी जो करनी ज़रूरी थी। आहान ने उनके सामने बैठते हुए अपनी बात शुरू की और उस पल मुझे लगा शायद सारी दुनिया रुक गई हो। मेरा दिल सिकुड़ कर हलक में आया था। जी बेटा, कहिए। अब्बू ने भी उसकी तरफ ध्यान देते हुए बहुत ही प्यार से कहा था। अरे अशफाक भाई, कौन है ये? कुछ तारुफ तो करवाइए। मामा जान ने बीच में टांग अड़ाई, जबकि मामी जान की आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये आहान मलिक हैं, जिस कॉलेज में सहर बेटी पढ़ाती है, ये भी उसी कॉलेज में होते हैं। बहुत नेक और शरीफ हैं। अब्बू के लहजे में आहान के लिए इज्जत और मोहब्बत साफ झलक रही थी। अभी कुछ ही देर में आपके ख्यालात बदलने वाले हैं अब्बू। मैंने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए दिल ही दिल में सोचा, ये आपका बड़प्पन है अंकल, जो आप इतनी चाहत और मान देते हैं। इसीलिए आज एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आहान थोड़ा आगे होकर बैठा था और मैंने सांस रोककर उसे देखा। जी जी कहिए, वो भी मुस्कुराते हुए बोले, जबकि बाकी सब लोग खामोश नज़रों से आहान की ओर ही देखे जा रहे थे। मैं आपकी बेटी सहर से निकाह करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को सकारात्मक अंदाज में सोचेंगे। कहते हुए आहान ने अब्बू के चेहरे के तासुरात देखे, जबकि मैं तो अब तक सांस रोके आहान के निडर अंदाज को देखे जा रही थी। वो वाकई इतना निडर और बहादुर था, ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी, मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था। ये क्या कह रहे हैं? अशफाक साहब, कुछ मुझे भी समझाएंगे? मामा जान ने माथे पर बल डालते हुए कहा। आहान बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं लग रहा मुझे कि आपने जो ये बात कही है। आहान की बात सुनकर अबू भी हड़बड़ा गए थे। अंकल, मुझे तो यही वक्त मुनासिब लगा। आप इजाज़त दें तो कल मेरी माँ आएंगी रिश्ता पक्का करने। वो अपनी तरफ से जैसे सब कुछ सोचे बैठा था। अबू की धीमी आवाज़ पर आहान मलिक का हौसला और भी बुलंद हो गया था। मैंने माथा मसलते हुए उनकी बातें सुनी थी। और हम जो आज कामरान का रिश्ता लाए हैं, उसका क्या? मामी जान ने तल्ख लहजे में पूछा, जबकि कामरान के चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हुआ। वापस ले जाएं, आहान ने सहूलत से कहते हुए इस बार माथे पर 2 बल डाले। हद हो गई अशफाक साहब, ये लड़का हमारी बेइज्जती कर रहा है और आप हैं कि चुपचाप सुनते जा रहे हैं। मामा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। रफ़ीक भाई, अब बैठे, आराम से बात करते हैं। अबू ने उन्हें मसलहत से धीमे लहजे में कहा। हरगिज़ नहीं, इस शख्स को कहिए यहाँ से चला जाए। शहर को आपने मेरे बेटे कामरान के लिए तय कर दिया है, तो फिर अब ये कहाँ से आ गया? मामू इस बार गुस्से में खड़े हो गए। क्या आपने शहर का निकाह कर दिया है? आहान ने बाबा से तीखे लहजे में पूछा, तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सिर नामे हिला दिया। फिर ये क्यों इतना हक जता रहे हैं? हमारे परिवार की लड़की है, हमारे परिवार में ही रहेगी। तुम यहाँ से फ़ौरन निकलो। आहान की बात पर इस बार कामरान को भी बोलने का मौका मिला था और वो आगे बढ़कर बोला भी। मैंने अपनी आंखें जोर से मीचते हुए ख्यालों में कामरान की बुरी हालत होते देखी। अंकल, मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। मुझे किसी अजनबी से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही और ना ही मैं कोई बदतमीजी करना चाहता हूँ। आहान मलिक के ठंडे और सख्त लहजे में कही गई बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया था। अशफाक भाई, आप इसे घर से निकालें, क्योंकि शहर तो हमारे ही घर की बहू बनेगी। ये कहते हुए वो आहान की ओर बढ़े थे। ओ हेलो, उठो। शहर का नाम भी लिया तो जबान। मामू के शब्द उनके मुंह में ही रह गए।
जब अहान मलिक ने कड़कती नज़र उन पर डाली तो वे एकदम से खामोश हो गए थे और चुपचाप बैठ गए। अंकल, मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। उनका जवाब ना ही है, इसलिए उठो और जाओ यहाँ से। हम परिवार से बाहर लड़कियों की शादियाँ नहीं करते। मामू ने फिर से दांत भींचते हुए कहा। मुझे बाबा की चुप्पी पर हैरानी हो रही थी, जैसे वो वहाँ पर मौजूद ही ना थे। अरे अहान भाई, आप! वाह, क्या शानदार सरप्राइज़ है। मैं अभी चिकन रोल बना कर लाती हूँ, आपके फेवरेट है ना, आप खा कर जाइएगा। मंतशा की बात पर सहर ने उसे घूर कर देखा। यहाँ घर में तूफान आया हुआ है और इन मोहतरमा को रोल खिलाने की पड़ी है। मैंने सिर नामे हिलाकर उसे इशारों ही इशारों में माहौल की गंभीरता समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो सदा की बेवकूफ़ मेरे इशारों को समझ ही न सकी। अशफाक साहब, आप इस लड़के को निकालते क्यों नहीं? मामू इस बार परेशान हो उठे थे। रफ़ीक भाई, मैंने कभी आपको शहर के रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप फ़िलहाल इस तरह कोई हक न जताएं। अहान मेरे मेहमान हैं और ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करें। बाबा की इस बात पर सब लोग हैरान रह गए, जबकि अहान के चेहरे पर सुकून सा छा गया। मतलब आप हमें इनकार कर रहे हैं? मामी जान गुस्से में उठते हुए बोली। इनकार नहीं, लेकिन इकरार भी नहीं किया है अभी तक। तो ठीक है, अभी कर दीजिए इकरार। कामरान को अब अहान की मौजूदगी बहुत ज़्यादा खलने लगी थी। वो चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और मैं बेख्तियार 2 कदम पीछे हो गई और उसे घूर कर देखा। वो सबके सामने मुझे जिस तरह देख रहा था, शायद बाबा को भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़े थे। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। बाबा ने उन्हें इस बार साफ साफ इनकार कर ही दिया, तो वो लोग बुरी तरह भड़क उठे। कामरान की हरकत और मामू मामी का रवैया बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मामू का परिवार आग बबूला हो उठा था। आप गलत कर रहे हैं फूफा जान, शहर सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कामरान ने मेरी ओर कदम बढ़ाए कि अचानक अहान रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अगर अपने पैरों पर चलकर वापस जाना चाहते हो तो अपने कदम यहीं रोक लो, वरना। अहान की सर्द आवाज़ में दी गई धमकी पर कामरान एक पल के लिए बौखला गया। वरना क्या? क्या करोगे तुम? उसने अहान का कॉलर पकड़ लिया। उफ, ये क्या कर दिया कामरान तुमने? सब जानते थे अहान को अपना कॉलर छूने वाले जहर लगते थे। वो कॉलर तक पहुंचने वाले के हाथ तोड़ दिया करता था। अहान ने एक नज़र अपने कॉलर पर डाली और दूसरी कामरान के हाथ पर, फिर उसकी कलाई को अपनी मजबूत मुट्ठी में इस कदर जोर से भींचा कि कामरान की चीखें निकल गईं। मामू और मामी भी घबरा गए। अरे छोड़ो हमारे बेटे को, छोड़ो। अशफाक साहब, इसे कहिए कामरान का बाजी छोड़े। मामू एकदम घबरा कर बोले। हाय, मेरे बच्चे की बाजू तोड़ दी, छोड़ो। मामी ने तो सीना ही पीट लिया। अहान बेटा, हाथ छोड़ दो उसका। बाबा की बात पर अहान ने होंठ पीछे, लेकिन कलाई को वो मरोड़े जा रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मेरा बीपी लो होने लगा था। अहान प्लीज छोड़ दीजिए उसे, आपको मेरी कसम। मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा तो उसने उसकी कलाई एक झटके में ही छोड़ दी। वो अपनी कलाई दूसरे हाथ से थामे चीख रहा था, जबकि मामू मामी शोर मचाते चिल्लाते अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले गए। बेटा, इस कदर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, बैठो आराम से बात करते हैं। सहर बेटा, तुम जाओ चाय लेकर आओ। उन्होंने मुझे टालना चाहा और मैं अहान की तरफ एक नज़र डालती अंदर चली गई। आप सहर से निकाह करना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि बेटी की रजामंदी लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसका आपके साथ घर में दाखिल होना और अब तक होने वाली सारी बातचीत के बीच खामोश रहना इस बात का सबूत है कि वो भी आपके इस फैसले में आपके साथ है। वरना आपकी इतनी हिम्मत न होती कि आप यहाँ बैठकर सीधे मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगते। बाबा की खरी खरी बातों ने मेरा दिल जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैं दीवार की आड़ में खड़ी न सिर्फ उन्हें देख रही थी, बल्कि सब कुछ सुन भी रही थी। मंतशा भी मेरे साथ खड़ी मेरा हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे घूर कर देखा। आपकी बातें अच्छी लगी अंकल जी मुझे, लेकिन मैं अपनी मामा को कल ही भेजना चाहता हूँ और जल्द से जल्द निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इस बार मुस्कुरा कर बोला था और उसके साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। सो क्यूट यार, आप ही इतना प्यारा बंदा पकड़ा कहाँ से है यार? मुझे भी ऐसा ही क्यूट बंदा चाहिए। अल्लाह मियाँ, ऐसा बंदा मेरे नसीब में भी लिख देना। वैसे यार आप ही इतने प्यारे टीचर पर तो लड़कियां भी फिदा होंगी, और ये अपने साथ वाली टीचर पर फिदा है। मंतशा ने मुझे छेड़ा।
चुप हो जा पागल, बाबा ने सुन लिया तो पिट जाएगी, मैंने उसे टोका। ठीक है, अगर इज्जत के साथ आपकी माँ आती हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, और मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस फर्ज से फ्री हो जाऊँ। बाबा की बात पर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और बाबा के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाबा, मुझे ही शादी नहीं करनी। मेरे अचानक इनकार पर बाबा चौंके, जबकि आहान ने सख्त नज़रों से मुझे घूरा। क्या मतलब? बाबा को मेरी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाबा, यही सच है, मुझे इनसे शादी। आहान मालिक अपनी जगह से खड़ा होकर मुझे सख्त निगाहों से देखने लगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मेरी पलकें बेकाबू होकर झुक गईं। उसकी नज़रों की तपिश ही कुछ ऐसी थी कि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अंकल, मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में लड़कियों की शादी बाहर करने का कोई रिवाज नहीं। आहान मुझे सख्त निगाहों से घूरते हुए बाबा से पूछ रहा था। हाँ बेटा, यकीनन ऐसी कोई बात नहीं है, वरना मैं आपको शहर के लिए कभी हाँ नहीं करता। उनकी बात पर आहान ने गहरी सांस ली। मेरा झूठ पकड़ लिया गया था और अपने झूठ पकड़े जाने पर मैं एक गहरा सांस लेकर रह गई। अंकल, आपकी इजाज़त से मैं कल ही निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझ पर गहरी नज़रें डालता हुआ बाबा की ओर मुड़ा और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे वार्निंग दी हो, जैसे कह रहा हो कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, वरना जब मैं कंट्रोल करने पर आऊँगा तो सिर्फ आंसू बहाओगी। मैंने होंठ भींचे और सिर झटक दिया, जबकि बाबा उसे इजाज़त दे चुके थे। उसके जाने के बाद बाबा ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ मुझे, आहान ने कुछ कहा है या फिर ज़बरदस्ती? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। मैंने फ़ौरन उनकी बात का जवाब दिया। फिर क्या मसला है शादी करने से? जहाँ तक मेरी इन अनुभवी आंखों ने देखा है, तुम भी उसे पसंद करती हो, फिर भला इस शादी से इनकार क्यों? या फिर कामरान? अल्लाह का खौफ करें बाबा, आप जानते हैं कामरान किस टाइप का है? मैंने बाबा के सीने पर सर रखकर कहा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिए। इसीलिए मैंने भी आपके टाइप वाले रिश्ते को हाँ कही है और कामरान के रिश्ते के लिए फ़ौरन मना कर दिया है। मैं जानता हूँ आहान एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। स्टेटस में हम उसके मुकाबिल नहीं हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं और यही इज्जत देखकर वो हमारी तरफ बढ़ा है और बहुत शराफत से रिश्ता मांगा। मैंने आपकी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी देखकर ही ये हाँ की है, लेकिन अब आपका ये इनकार करना मेरी समझ से बाहर है। वो उलझे हुए से दिखाई दिए। मेरे बाबा और रिवायती माँ बाप में से नहीं थे जो बच्चों को गुस्से और रौब से रखते हैं। वो हमारे साथ बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करते थे। मामा की डेथ के बाद मेरा और मुंतशा का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा उन्होंने कि हमें खुद पर रश्क होता था। बाबा, मुझे बस डर लग रहा है, इसीलिए अभी सोचा नहीं शादी का। और ये मिस्टर आहान तो जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। पहले रिश्ता पक्का करने का कहा, अब डायरेक्ट निकाह पर पहुंच गया। मैं चाह कर भी बाबा को असल बात न बता पाई कि मैं आहान से शादी क्यों नहीं करना चाहती। शायद बता देती तो आने वाले लम्हों में मुश्किलात न पैदा होती। मेरी ज़िंदगी में आगे चलकर जो तूफ़ान आने वाले थे वो तूफ़ान आने से पहले ही शांत हो जाते। लेकिन गलती तो मैं कर चुकी थी कि मैंने सबसे सच्चाई छुपाई थी। आहान से शादी न करने की वजह मैंने अपने बाबा को भी नहीं बताई थी। बेटा, एक दिन तो सभी को रुखसत होकर दूसरे घर जाना होता है, और फिर आपकी एज है शादी की। आपकी शादी करते ही फिर मुंतशा का भी तो सोचना है। मुंतशा पास आकर बैठी तो बाबा ने उसे अपने करीब कर लिया। बिल्कुल नहीं, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मुंतशा ने उदासी से कहा। मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा लहजा भी रुंध गया, जबकि बाबा मुस्कुरा रहे थे और नहीं पता था ये उनके चेहरे पर आई आखिरी मुस्कान भी हो सकती थी। सोने के लिए लेटी तो आहान की कॉल आने लगी। मैं सोई हुई मुंतशा को एक नज़र देखकर बालकनी में आ गई और कॉल को यस करते हुए कान से लगा लिया। सहर, आपने अंकल के कान तो नहीं भरे? आहान की बात पर मुझे सख्त तैश आ गया। एक्सक्यूज़ मी, आप बाज आ जाएं। मैं बता रही हूँ आपको, आप बाबा के सामने जितना अच्छा बन जाएं, लेकिन क्या मैं आपकी नज़रों में बुरा हूँ? अचानक से उसने मेरी बात काट दी। मैंने एक पल को रुककर गहरा सांस भरा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर इनकार की वजह? जबकि इन 6 महीनों में मैंने जितना आपको समझा और जाना है, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। फिर क्या वजह है? मैं नहीं बता सकती आपको। आहान, प्लीज़, आप अभी ऐसा कुछ ना करें। मुझे इस रिश्ते में अभी नहीं पड़ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने परेशान होते हुए कहा। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से बीत गए।
अब कल निकाह के बाद आपसे बात करूँगा, सख्त लहजे में कहते हुए वो कॉल काट गया। मुझे उसका खुद पर यूं हक जमाना गुस्सा दिला रहा था। निकाह के लिए कबूल है कहना ज़रूरी है, वो मैं कहूँगी तो निकाह होगा ना। मैंने भी गुस्से से उसे मैसेज टाइप करते हुए सेंड कर दिया। मैसेज फ़ौरन सीन हुआ। मेरा दिल ज़ोरों से धड़का। मुझे लगा कोई गुस्से वाला मैसेज आएगा, लेकिन दूसरी ओर बिल्कुल खामोशी थी और उसकी खामोशी सारी रात बरकरार रही और मैंने सारी रात जागते काटी थी। मैं उसके रिप्लाई का इंतज़ार करती रही और उसने रिप्लाई नहीं दिया। आज पापा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, जबकि मुंतशा भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। मजबूरन मुझे भी कॉलेज से ऑफ लेना पड़ा। नाश्ते के बाद मुंतशा के साथ आज के ख़ास दिन की तैयारियों में लग गई, क्योंकि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जबकि आने वाले लम्हों को सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शाम को अहान और उनके घर वालों ने आना था। शॉर्ट नोटिस पर पापा ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को और 2 दोस्तों को इनवाइट कर दिया था। अभी मैं ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी कि कॉलेज के नंबर से कॉल आने लगी। मैंने झट से कॉल रिसीव की। मिस सहर, आज कॉलेज ना आने की वजह दूसरी तरफ अहान था। आप जानते हैं वजह, आज मैं नहीं आ सकती। फिर क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी बात पर गुस्सा आने लगा। आपने ऑफिस में कोई लीव सबमिट नहीं कराई है, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? हर संस्थान के कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हर हाल में। दूसरी तरफ अहान की आवाज़ संजीदा थी। सर, आज मेरा निकाह है तो मैं नहीं आ सकती, मैंने हर लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। दूसरी तरफ अहान के लबों को शायद मुस्कान ने छुआ था। निकाह तो शाम में है, तो अभी आप कॉलेज आ सकती थीं। अहान ने अब की बार तेज़ी से कहा। नहीं आ सकती ना, घर में बहुत सारे काम हैं। होने वाले मंगेतर को बहुत जल्दी है निकाह की। 1 दिन के लिए शॉर्ट नोटिस पर निकाह कर रहा है। खड़ूस और मैं सहर, बहुत गलत बात है। आपको अपने होने वाले शौहर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो मुझसे बड़े बुजुर्गों की तरह बात कर रहा था और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। ज़बरदस्ती का शौहर? सहर, तुम्हें मेरा प्यार ज़बरदस्ती का सौदा लगता है? वो अचानक ही अपनी रियल टोन में आया था और उसके बदलते अंदाज देखकर मेरा दिल धक से हुआ था। मैं अहान से कितनी मोहब्बत करती थी, ये बात या तो मैं जानती थी या फिर मेरा खुदा जानता था। लेकिन एक ऐसी मजबूरी थी कि मैं अहान से शादी नहीं करना चाहती थी और वो मजबूरी मैं अहान को बता भी नहीं सकती थी। मेरी खामोशी पर वो फिर से बोला था, ज़बरदस्ती का या फिर राजी का, लेकिन हम सफ़र तो मैं ही तुम्हारा बनूंगा। अच्छे से तैयार हो जाओ, आज की शाम तो मेरे नाम होने वाली हो। प्लीज़ फ़ोन बंद करें, मुझे बहुत सारे काम हैं। दूसरी तरफ अहान ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी, जबकि मैं फिर से सोचों में डूब गई थी। लाख कोशिश के बाद भी शादी को मैं रोक नहीं पा रही थी, पर अब मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी। उस इंसान के बारे में सोच रही थी जो इस शादी को रोकने की सबसे बड़ी वजह थी और जिनके बारे में मैं सोच रही थी। उन्हीं की कॉल आने लगी। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई थी। मना किया था ना तुम्हें कि इनकार कर दो इस रिश्ते से, फिर भी तुम ढीठ ही निकली। नहीं सुननी ना मेरी बात। मैंने मना किया था, फिर भी वो नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरा लहजा रुंध गया था, क्योंकि तुम भी तो उसके इंतज़ार में थी कि कब वो निकाह करे। मैं अब भी कह रही हूँ कि इनकार कर दो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सामने की धमकी भरे लहजे पर मेरा दिल कट सा गया था। आप बात को समझने की कोशिश करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं। आप उन्हें मना कर दें। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। जो कहा है वो करो, मुझे ऑर्डर मत सुनाओ। और कैसा प्यार है तुम्हारा, जो इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी अहान से निकाह के लिए राजी हो गई। खुदगर्ज लड़की, तुम्हारे लिए अहान की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। अफसोस है, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो, समझी तुम, वरना अहान की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। कॉल कट चुकी थी और मेरे दिल के अरमानों को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। अहान से शदीद मोहब्बत करती थी मैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकती थी। ये बात मैं अहान को कैसे समझाती। कॉल फिर से आने लगी। प्लीज़ आप मेरी बात समझें, मैं नहीं कर सकती ये सब। आप मैंने बिना नंबर देखे ही बात करना शुरू कर दिया था। सहर, क्या नहीं कर सकती? और मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। अहान की आवाज़ सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैंने जल्दी से हड़बड़ाते हुए फ़ोन काट दिया। अहान की फिर से कॉल आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अहान बाल की खाल निकालने में कितना तेज है। तंग आकर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सहर अशफाक बिनत अशफाक अहमद, आपका निकाह अहान मलिक वलद जावेद मलिक से 50 लाख सिक्का रजीउल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? गोल्डन दुल्हन के लिबास में जालीदार घूंघट ओढ़े
मैं धड़कते दिल को नहीं संभाल पा रही थी। अहान मलिक का डर था कि मेरे मुंह से कबूल है निकला। मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए तो मैंने लरजते दिल पर काबू पाते कबूल है कहा। 3 बार कबूल है कहते ही निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए और अपने सारे जुमले हुकूक अहान मलिक के नाम कर दिए। पूरी तरह मौन छा गया था। बाहर अब वही सब अहान मलिक भी दोहरा रहा था। कबूल है कि मधुर आवाज़ कानों से टकराई तो मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई थी। शादी को लेकर जो भी डर और मेरे दिल में बहम थे मैंने दिल के किसी एक कोने में दबा कर रख दिए थे। ये एहसास ही मुझे गुदगुदाने के लिए काफ़ी था कि मेरा नाम अहान के नाम के साथ जुड़ चुका था। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी, जबकि गालों पर अहान के नाम की शर्म की लाली। मिस सहर, अगर आज शाम आपने इस निकाह से इनकार करने के बारे में ज़रा सा भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी शरीफियत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए और शरीफियत से निकाह कीजिए, वरना मैंने शरीफी छोड़ दी तो अल्लाह की कसम रुखसती भी आज ही साथ ले लूँगा। और आप जानती हैं, अहान मलिक जो कहता है वो कर कर दिखाता है। मुझे अहान के ये शब्द याद आए और मैंने गहरा सांस लिया। सबने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैं ख्यालों से चौंकी। मुबारकबाद का शोर उठा तो दिल अब एक नई लहर पर धड़क रहा था। मंतशा ने गले लगाकर मेरा माथा चूमा। मामा और मामू की फैमिली में से कोई नहीं आया था। रिश्ते की फूफी थी, वही आई थी। सांस ने अंदर आते ही मेरा चेहरा देखते हुए मेरा माथा चूमा। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उनके अंदाज को देखकर मैं तो एकदम हैरान रह गई थी, वरना मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबा ने खाने का इंतज़ाम करवाया था और अब सारा इंतज़ाम अहान मलिक खुद देख रहा था, एक बेटा बनकर। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मेरे ससुराल वाले बहुत सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आए थे। पूरा घर मिठाई और फलों के टोकरों से भर गया था। मंतशा तो बुरी तरह से परेशान हो गई थी और छोटी सी प्यारी सी अपनी बहन को देखकर मैं बस हंसे जा रही थी। हद है भाई, पूरे शहर की मिठाई और फल उठा लाए हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सा मामा और मामी के घर भी भिजवा देते हैं, आज आए भी नहीं, बाद में कहेंगे मिठाई तक नहीं खिलाई जालिमों ने। मंतशा की बात पर मेरी हंसी को ब्रेक लग गए थे। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और अहान मलिक अंदर आता दिखा। कुछ पल की इजाज़त हो तो बात कर सकते हैं हम? अहान ने मंतशा से बहुत इज्जत और प्यार से पूछा था। अरे अहान भाई, फिकर नॉट, अब तो ये आपकी ही है। जब चाहें जिस वक्त चाहें बात करें, मुलाकात करें। मेरे होते हुए कौन माई का लाल आपको रोक सकता है? बल्कि जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी अपनी इस बहन को याद कर लीजिएगा। मंतशा ने अपनी सेवाएं पेश करते हुए कमरे से बाहर जाते हुए दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। अहान कमरे में अब अकेला रह गया था और उसके साथ बंद कमरे में मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे मंतशा पर बेहद गुस्सा आया। वो मेरी बहन थी या फिर अहान की? अहान ने मेरे चेहरे के हाव भाव देखे और 2 कदम चलते हुए मेरे करीब आया। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो इतना? अहान मलिक की आंखें मेरे पूरे चेहरे का एक्सरे कर रही थीं। मैंने अपनी पलकों को झुका लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे अंदर छिपे डर को पढ़ ले, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सामने खड़ा शख्स अंदर तक झांकने की काबिलियत रखता है। किसका फ़ोन था जिससे आप सुबह इतनी डिटेल में बात कर रही थी, और आपकी आवाज़ में इतनी घबराहट क्यों थी? मेरा फ़ोन भी काट दिया, उसके बाद फ़ोन रिसीव करना तो दूर की बात, फ़ोन स्विच ऑफ ही कर दिया। 2 कदम की दूरी पर खड़ा वो मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे पूछताछ कर रहा था। उसकी बात पर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। मैंने इतनी तैयारी की थी किस लिए कि एक तारीफ़ का जुमला भी वो ना बोल पाए। न चाहते हुए भी मेरी आंखें भीगने लगीं। कुछ पूछ रहा हूँ सहर आपसे, और आप मुझे नज़रअंदाज कर रही हैं, जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो तो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, और आप मुझे यूँ तंग नहीं कर सकते मिस्टर अहान। मैंने भी इस बार सख्त लहजे में कहा तो वो चुपचाप मुझे देखने लगा और अगले ही पल सारे फासले मिटाते हुए मेरे करीब आया था, और फिर मुझे कुछ समझने का मौका दिए बगैर मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं सीधा उसके सीने से जा लगी। दिल ने अजीब ही शोर मचाया, धड़कनें बेतरतीब हुईं, जबकि उसकी निगाहें मेरे चेहरे का घेराव कर रही थीं। उसने मेरी कमर पर दबाव बनाते हुए मुझे थोड़ा सा अपने और भी करीब किया था। शायद वो जानबूझकर मेरी नाजुकता को महसूस कर रहा था और मैं उसे रोक न सकी। आखिर को अब वो मेरा पति था और हम एक जायज़ रिश्ते में बन चुके थे। उसकी सरसराती उंगलियों का स्पर्श मैं अपनी कमर के हर मोड़ पर महसूस कर रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। सहर, मैंने यकीन कर लिया आपकी बात पर, लेकिन याद रखिएगा, अगर कल को कोई बात मुझे पता चली कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं तो फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा।
वो मेरे चेहरे पर झुकते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था और मुझे एक पल में बेबस कर गया। मनचाहे शख्स की जरा सी कुर्बत ही हमें दीवाना कर देती है, मदहोश कर देती है, होशो हवास भुला देती है। और मेरे होश तो आहान मलिक को आसपास देखते ही उड़ने लगते थे। और अब कहाँ इतनी नज़दीकी? इतना क्यों घबरा रही हो? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा और तुम्हारा ये हाल है। मैं तो ये सोच कर ही परेशान हूँ, जब कुछ करूँगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा। अब की बार गंभीर लहजे में पूछते हुए वो मेरे पेट को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा गया था और मेरी सांसों में कंपन पैदा कर गया। आप बहुत करीब, प्लीज़ थोड़ा पीछे। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर वो अपने होंठ मेरे गालों पर रखते हुए खुद ही मुझसे पीछे हट गया। उसके दहकते होंठों का स्पर्श महसूस करते ही मेरा पूरा चेहरा गुलाल हो गया था। वो मुस्कुराते हुए मेरी हालत का मजा लेने लगा। बहुत जल्दी ही रुखसती की बात करूंगा। आपका ये रूप देखकर अब मुझसे एक पल भी अकेले गुजारा नहीं जाएगा। आहान मलिक की बात से जैसे मेरे शरीर का सारा खून मेरे चेहरे पर आया था। यू आर सो सॉफ्ट मिसेस सहर आहान मलिक। वो थोड़ा सा आगे को झुकते हुए मेरे कान के करीब आया था और बहुत प्यार भरे अंदाज में मेरे कान में सरगोशी करते हुए बाहर निकल गया। उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी कि वो प्यार भी कुछ उसूलों पर करता था। आज पहली बार वो इतना करीब आया और छुआ भी तो कहाँ, सिर्फ मेरे गाल पर। चाहता तो इन लम्हों को और भी आगे बढ़ा सकता था। आखिर को हमारा एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो मुझे अपने निकाह में ले चुका था, लेकिन उसने फिर भी अपनी हदें पार नहीं की थी। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत सुकून मिलता था। इस सुकून को सोचते सोचते वो सारी बातें फिर से याद आने लगीं जो मेरी बेचैनी की वजह बन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। आहान इतना अच्छा था और उसके घर वाले। ये बात तो मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। सिर झटकते हुए मैं वहीं एक ओर बैठ गई। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। कॉलेज में दिन वैसा ही गुजरा जैसे आम दिन गुजरते हैं। बस खास ये हुआ कि सबने निकाह की मुबारकबाद दी थी, शुभकामनाएं दी थीं। मैंने आज आहान को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं आया था। उसने छुट्टी ली हुई थी। उसने बताया भी नहीं कि वो क्यों नहीं आया। मैंने 2-3 मैसेज किए लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं सारा दिन उदास रही। नहीं पता था कि निकाह के बाद वो शख्स मेरे दिल के इतना करीब हो जाएगा कि एक दिन उसका चेहरा न देखूं तो दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। रात को ही बाबा ने बताया कि आज आहान घर आए थे जब मैं कॉलेज में थी और मैं हैरान हो गई। अच्छा, लेकिन बाबा मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, इस जुमे को सादगी से रुखसती की बात हुई है और मैं भी चाहता हूँ कि अब ये रुखसती हो जाए। बाबा कुछ परेशान से लग रहे थे। बाबा जान, कैसे कैसे आप मुझे इतनी जल्दी रुखसत कर सकते हैं? अभी तो कल ही निकाह हुआ है और आप कह रहे हैं कि आने वाले जुमे को रुखसती, जो कि सिर्फ 3 दिन बाद है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बेटा, इसकी फ़िक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस तैयारी करो, ये पैसे लो और जाकर शादी की तैयारी करो और कॉलेज से छुट्टी ले लो। आप ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। बाबा जैसे सब कुछ पहले ही सोचे बैठे हुए थे और उनकी ये जल्दबाजी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। बाबा, मैं तो इतनी जल्दी रुखसती के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने एतराज़ करते हुए कहा, बेटा, बेटियाँ जब निकाह में चली जाएं तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं और आहान की भी यही ख्वाहिश है कि अब रुखसती हो जाए। अच्छा है ना? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा ने नपे तुले अंदाज में कहा, जबकि मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा था। कोई तो बात थी जो बाबा जान मुझसे छिपा रहे थे। और फिर आहान ने मुझसे भी कोई संपर्क नहीं किया था, बल्कि मेरे बार बार कॉल करने पर भी मेरा कॉल पिक नहीं किया था। मेरे दिल में जैसे गिरहसी पड़ने लगी थी। मैंने आहान को दोबारा से कॉल की तो उसने मेरी कॉल ही काट दी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आहान, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप नाराज़ हैं क्या? आखिर बात क्या है? प्लीज़ कॉल उठाइए। मैंने एक मैसेज भेजा जिसे सीन कर लिया गया था। थोड़ी देर में जो जवाब आया उस पर मेरी आंखों में आंसू भर आए। जुम्मे वाले दिन रुखसती है, उसके बाद ही अब आपसे बात होगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और मोबाइल को एक तरफ रख दिया। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। 3 दिन कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। तैयारियों में इतने बिजी हो गए थे कि सोचने का मौका भी ना मिला और रुखसती का दिन भी आ गया। बाबा ने अपनी दुआओं में मुझे रुखसत किया, मेरे लिए दिल से दुआ की कि मैं अपने घर में खुश और आबाद रहूं। लेकिन खेल तो नसीब का होता है। जो नसीब में होता है वो मिलकर ही रहता है। वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी की ज़िंदगी की आजमाइश तो अब शुरू हुई है और सबसे बड़ी आजमाइश मेरे लिए मेरे शौहर की थी।
मुझे चंद एक रस्मों के बाद आहान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर आने वाला आहान नहीं था, कोई और था। उन्हें देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। आहान कहाँ है? आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्हें देखकर मेरे दिल को जैसे फिर से कुछ होने लगा था। मैंने तुम्हें शादी के लिए मना किया था ना, कितना समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हारी वजह से आहान मौत के मुंह में चला जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? खुदा का वास्ता है, ऐसा कुछ मत कहें। उनकी बातें सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कह रही हूँ मैंने तुम्हें सारी रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। उसके बावजूद तुमने निकाह से इनकार न किया, बल्कि रुखसती करवा कर यहाँ आ गई हो। इतनी खुदगर्ज लड़की हो तुम। न जाने आहान को तुम में क्या बात पसंद आ गई। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आंसू पोंछते हुए अपनी जगह से उठकर उनके करीब आते हुए कहा, तुम एक सेल्फिश लड़की हो सहर, जिसे सिर्फ खुद से प्यार है। तुम जानती थी कि शादी से आहान की जान को खतरा है, उसके बावजूद तुमने उससे शादी की। अब उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उनकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं उन्हें चुप करवा देना चाहती थी, लेकिन वो लगातार मुझ पर तंज कर रही थी। मैंने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया, जो अब बहुत ज़्यादा दुखने लगा था। मुझे लगा जैसे उन्होंने अपनी हथेली पर एक पाउडर रखकर कुछ मन ही मन पढ़कर उस पर फूंक मारी थी, और वो सारा पाउडर मेरी आंखों और मेरी नाक में भरता चला गया। मुझे एकदम से चक्कर आने लगे। इसी दौरान वो मेरे करीब आई और मेरे कान के पास झुककर जो कहा, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। वो अपनी बात कहती हुई जा चुकी थीं, जबकि मेरे होशो हवास खोने लगे थे। मैं जानती थी कि उन्होंने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी दरवाज़ा खोला और आहान मेरे करीब आया, जो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे आहान ने मुझे थामा है। जब होशो हवास खोने लगे तो मैंने अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोलकर आहान के चेहरे की ओर देखा। वो अपने लबों पर शरारती मुस्कान लिए मुझे ही देखे जा रहा था। पहले से जानता था तुम्हारी यही हालत होगी, इतनी डरपोक जो हो, लेकिन यार इतना तो समझना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, कोई जालिम दरिंदा नहीं। इतना प्यार करता हूँ तुमसे, फिर भला कोई तकलीफ़ कैसे दे सकता हूँ तुम्हें। मानता हूँ शादी की पहली रात लड़कियाँ डर जाती हैं, लेकिन इतना डर जाती हैं मालूम नहीं था। कहते कहते आहान मेरे चेहरे पर झुका और मेरे लबों को अपने लबों में ले लिया। ये उसका दिया पहला स्पर्श था मेरे लबों पर, जो मुझे मेरे होशो हवास में नहीं मिला। उसके लबों की पकड़ बढ़ती जा रही थी तो मेरे होशो हवास जागने लगे। अब आंखों के आगे छाया अंधेरा हटने लगा था। मैंने अचानक धक्का देकर आहान को खुद से दूर कर दिया। मेरी सांस एकदम से बहाल हुई थी। मैंने गहरा सांस भरते हुए आहान की ओर देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के हाव भाव थे और वो मुझे पथराई हुई नज़रों से देख रहा था, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे हुआ क्या है। लेकिन मुझे आंखें खोलते और सांस लेते देख उसकी अटकी हुई सांस भी बहाल हुई थी और उसने खींचकर मुझे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। सहर, तुम ठीक हो? पहले वो मुझे आप करके बात करता था, लेकिन अब तुम करके बात कर रहा था और मुझे उसका ये अंदाज बहुत अपनापन महसूस करा रहा था। वो मेरे लिए बहुत परेशान था। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे क्या हुआ था और आप इतना क्यों परेशान हैं? अब हैरान होने की बारी उसकी थी। सहर, जब मैं अंदर आया तो तुम आंखें बंद किए ज़मीन पर गिरने वाली थी। तुम्हें थामा तो तुम्हारी सांस भी नहीं चल रही थी। पुकारा तो तुमने जवाब भी नहीं दिया। आखिर हुआ क्या था अचानक से? बताओ मुझे। उसके लहजे में बेहद बेचैनी थी। मैं बस उसे एकटक देखती रही। बता न सकी कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी माँ मेरे पास आई थी और अभी अभी आपकी माँ ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। वो मुझे थाम कर बिस्तर की ओर ले गया। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए नम आँखों से उसकी ओर देखा। आहान, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखकर पूछा। हर बात मानूंगा, लेकिन पहले ये बताओ किस बात ने तुम्हें इतना परेशान किया है कि तुम्हारी सांसें तक रुक गई थीं? तुम जानती हो मेरी क्या हालत हुई थी इन चंद मिनटों में। आहान बाकी में बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा था। आई एम सॉरी। मेरे इतना कहने पर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। जिंदगी हो तुम मेरी यार, समझो इस बात को, और अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब कैसा महसूस कर रही हो? बेटर पहले से। पानी का गिलास होंठों से लगाते हुए मैं उसकी मोहब्बत देखकर खुद पर रश करने लगी। तुम रेस्ट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बात करता हूँ। वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया और मैं फिर से डिप्रेशन में डूबने लगी। एक दिल कहता कि आहान से सब कुछ कह दूं, फिर अगले पल सोचती कि वो उसकी माँ है। वो मेरी बात का यकीन कभी नहीं करेगा। सोच सोच कर फिर से दिमाग की नसों में दर्द शुरू हो गया। सर को दोनों हाथों में थामे बैठी हुई थी।
तुम फिर से कुछ सोच रही हो? सहर, बताओ ना मुझे, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? वो मेरे पास बैठकर मेरे चेहरे पर हाथ रखकर मुझसे पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ अहान, परेशान ना हो। मुझे उसे यूँ परेशान देखकर बुरा लग रहा था, और वो मेरी इतनी केयर कर रहा था, मैं उसे और परेशान कैसे कर सकती थी? अहान, रिलैक्स हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो वो चुपचाप उठा। ठीक है, फिर तुम चेंज कर लो और रेस्ट करो। मैंने लहंगा संभालते हुए उठने की कोशिश की तो लड़खड़ाकर फिर से गिरने लगी। उसने कमर में हाथ डालकर मुझे थाम लिया। आर यू ओके? मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। अहान को फिर से मेरी फिक्र होने लगी। अहान, मेरे धीमे से बोलने पर वो मेरी तरफ देखने लगा। अहान, क्या आप आज की रात? मैं जो कुछ कहना चाह रही थी कह ना सकी। क्या आज की रात? उसने मेरी बात को तुरंत पकड़ लिया। नहीं, कुछ नहीं। मैं लहंगा संभालते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई और वो मुझे जाता हुआ देखकर खामोश रह गया। जब वापस आई तो वो बिस्तर पर बैठा मेरे लिए दूध का गिलास साइड पर रखे हुए था। मुझे देखकर उठकर मेरे पास आ गया। ये लो, पी लो इसे। मैं उसके प्यार को देखती रह गई। दूध का गिलास उसके हाथ से लेते हुए मैंने एक तरफ रख दिया और उसे कंधों से थाम कर बिस्तर पर बिठाया। अहान, आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? क्या चाहिए? वो मुझे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा गया और अपनी उंगलियों से मेरे होठों की नरमी को महसूस करने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त जज्बातों का तूफान सा उमड़ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे रोकूं। अगले ही पल उसने अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे और मेरा दिल धक से रह गया। अहान, मैंने उसे देखना चाहा, लेकिन उसने मेरी कमर पर कसकर अपने दोनों हाथ बांध लिए। मैं कुछ कह ही न सकी। अहान ने आज तक कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं की थी कि मैं आज ये सब देखकर हैरान न होती। पहली बार उसका छूना मुझे अजीब सी मदहोशी दे रहा था, लेकिन मैं इस मदहोशी में खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर आज नहीं रोका तो ये अपने कदम मौत के मुंह में ले जाएगा और मैं अहान को मरते हुए कैसे देख सकती थी। ये देखिए, ये रिपोर्ट्स हैं अहान की। ये रिपोर्ट देखो, इसमें साफ लिखा है कि अगर वो किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो अहान की मौत पक्की हो जाएगी। उसके अंदर के हार्मोन्स में कुछ खराबी है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं माँ होकर तुम्हें मना कर रही हूँ, वरना कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे का घर न बसे। लेकिन मैं माँ हूँ, खुदगर्ज नहीं बन सकती, अपनी खुशी की खातिर अपने बच्चे की जान दांव पर नहीं लगा सकती। अब इम्तिहान तुम्हारे प्यार का है कि तुम्हारा प्यार कितना ताकतवर है। तुम्हें प्यार चाहिए या फिर अहान की ज़िंदगी? क्या हुआ, कहाँ खो गई? अहान ने मेरी गर्दन पर तपते होंठ रखकर उनका स्पर्श दिया तो मैं जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। उसकी पकड़ हल्की थी, इस वजह से मैं छूटकर दूर जा खड़ी हुई। क्या हुआ? वो हैरानी से मुझे देखने लगा। वो मुझे नींद आ रही है, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। सहर, तुम्हें लगता है कि आज की रात मैं तुम्हें सोने दूंगा? उसने मुझे कलाई से थामकर अपनी ओर खींचा। मैं कच्ची डाल की तरह उसके सीने से जा लगी। अहान, क्या आप मुझे थोड़ी सी मोहलत नहीं दे सकते, कुछ दिनों के लिए? मेरी बात पर उसने मुझे पथराई हुई नज़रों से देखा। क्यों? एक लफ्जी सवाल पर मैं सकपका गई थी। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे सब समझने में थोड़ा वक्त। जो सच है वो बताओ। अचानक से अहान का लहजा बदला। कैसा सच? मेरा दिल धड़क उठा। कहीं उसे बाकी सब कुछ पता तो नहीं चल गया जो तुम्हारे दिल में है सहर? वो अब ठंडे लहजे में बोल रहा था। यही बात है अहान, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दो, फिर सब बर्बाद हो जाना है। वो तल्खी से मुझे झटका देते हुए पीछे हटा था और मैं बामुश्किल बैठकर सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाई पाई थी। अहान, मत लो अपनी ज़बान से मेरा नाम, अपने नाम से नफरत हो जाएगी मुझे। कितने अरमान सजाए थे मैंने इस रात के लिए। मुझे तो लगा था कि जिस कदर मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, तुम भी मेरे लिए उतनी ही बेकरार हो। तुम्हारा शादी से इनकार मैं तुम्हारा मजाक समझा था कि शायद तुम मुझे आजमा रही हो, लेकिन नहीं, अब समझ आया तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। वो दुख से ऊंची आवाज़ में बोला था। प्लीज़ ऐसे मत कहो, मेरी इतनी सी बात। मैंने उसका बाजू थाम लिया। ये इतनी सी बात है सहर? वो हैरान होकर बोला। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा हक छीन रही हो। तुम जैसी बीवियां होती हैं जो अपने शौहर को पास नहीं आने देती और फिर उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो बाहर मुंह मारते हैं। अहान की बातें आज मुझे गूंगा कर गई थीं। ये तो कोई और ही अहान लग रहा था। अहान, आप क्या बोले जा रहे हैं? मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लगा था उसकी बातें सुनकर, लेकिन वो फिर से तल्ख हंसी हंसा। अफसोस हो रहा है खुद पर कि एक ऐसी लड़की से प्यार नहीं, इश्क कर बैठा जो मुझे बदनाम करना चाहती है।
आहान की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। बदनाम, मैंने धीरे से दोहराया। ज़्यादा मासूम मत बनो। अचानक उसने मुझे कंधों से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा कि मैं तड़प गई। यही चाहती हो ना तुम कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं? मुझे सिर में तेज दर्द की लहर उठी थी, ताकि सुबह होते ही तुम मुझे बदनाम कर सको कि आहान मलिक नामर्द है। शादी से तो तुम पहले ही इनकार कर रही थी, अब नामर्दी का दाग लगाकर मुझसे छुटकारा चाहती हो। उसकी बात सुनते ही मैं तो जैसे साकित रह गई थी। वो क्या कह रहा था और क्यों? बोलो, जवाब दो। यही प्लान है ना तुम्हारा, मुझे बदनाम करने का? अचानक उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया। मैंने पलटकर उसे देखा। इस वक्त आहान मलिक बिल्कुल बदल चुका था। मुझे उससे डर लग रहा था। ऐसी ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी। मैंने रोते हुए सफाई देनी चाही तो उसने मोबाइल से एक ऑडियो निकालकर मुझे सुनाई। मैं बस यही चाहती हूँ कि आहान मलिक को बुरी तरह बदनाम करके रख दूँ। पहली रात खुद को उससे बचा लूँगी, कुछ भी बहाना बनाकर। फिर सुबह होते ही उस पर नामर्दी का ठप्पा लगाकर उसे छोड़ दूँगी। अच्छा, तो क्या वो पहली रात तुम्हें छोड़ देगा? अपना हक नहीं लेगा? हक? अरे जो कहूँगी वो मानेगा। मेरी उंगलियों पर नाचने वाला एक पपेट है वो। फिक्र मत करो, तलाक लेकर हक मेहर के 50 लाख लूँगी पूरे, और अपने आशिक के पास वापस चली जाऊँगी। आहान ने ऑडियो बंद कर दी। मैंने रोते हुए बेयकीनी से आहान को देखा। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। आहान प्लीज़, मेरा यकीन। नहीं किया था इस ऑडियो पर यकीन, एक लम्हे को भी यकीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपनी सहर पर पूरा भरोसा था। लेकिन टूट गया ना, तोड़ दिया ना तुमने मुझे सहर। वो दुखी होते हुए पीछे हटा। मेरा हाथ जोर से झटका। मुझे तकलीफ हुई। आहान, कहा ना नाम मत लो मेरा। उसे शदीद गुस्सा आया था और मैं सहम कर चुप हो गई। आज मुझे तुमसे नहीं, खुद से नफरत महसूस हो रही है। मुझे पता है कि अब आगे क्या होगा। सुबह होते ही तुमने तलाक का मुतालबा करना है। 50 लाख हक मेहर चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे हक मेहर मिल जाएंगे। सुबह होते ही जो चाहती हो सब दे दूंगा। लेकिन अब आगे कोई बात नहीं, और मेरे करीब भी मत आना, समझी तुम? आहान गुस्से से कहते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। आहान, दरवाज़ा खोलें, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोलें। मैं उसके पीछे जाती दरवाज़ा बजा रही थी, बल्कि पीट रही थी, रो रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार न था। दरवाजे के साथ टेक लगाते मैं वहीं उसे पुकारती रह गई। मैं सारी रात वहीं बैठे रोते रोते कब नींद की वादियों में खो गई, मुझे खुद ही पता न चला। न जाने रात का कौन सा पहर था कि दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला था। मैंने आंखें खोलने की मुश्किल से कोशिश की थी, लेकिन रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थीं। आहान ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए बेड की ओर कदम बढ़ाए। मेरे दिल पर एक बोझ आ टिका था। उसके लिए मेरी अहमियत बस यहीं तक थी। उसे लगता था कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊंगी तो फिर अब कुछ भी कहने को नहीं बचा था। अब फिर सबके सामने बात होती जब मैं उस पर इल्ज़ाम लगाती। वो बिस्तर पर करवट लिए कंफर्टर खोलकर लेट गया था। मैं भी बिस्तर की दूसरी ओर लेटी धीरे से आंखें मूंद गई। मेरा सर शदीद दुख रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और आंखें भी खुलकर नहीं दे रही थीं। दुख इस कदर ज़्यादा था कि दिल के खुलकर किसी से कह भी नहीं सकती थी। आहान की जानिब करवट ली तो आज वो मेरे लिए बेमहसूस हो गया था। उसकी पीठ को देखते हुए मेरा जी चाहा उससे लिपट कर अपना दुख हल्का कर लूं, लेकिन फिर डर गई। अगर मेरा हाथ झटक दिया तो? दिल ने कहा झटकने दो, थामा भी तो उसी ने है ना। मैंने आगे होते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रो दी। इतना प्यार करने वाला, नाज नखरे उठाने वाला एकदम से बदल जाए तो जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। पीछे हो जाओ सहर, इंसान हूँ फरिश्ता नहीं। कुछ हो जाएगा मुझसे तो सुबह तुम्हारा इल्ज़ाम। आप पागल हो गए हैं। आपकी सहर ऐसी नहीं है आहान। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन ऐसा घटियापन हरगिज नहीं कर सकती, बल्कि सोच भी नहीं सकती। उसे अपनी ओर मोड़ते उसके सीने में मुंह छुपाया। फिर क्यों मोहलत मांगी? उसका लहजा धीमा हुआ था। डर रही थी, मुझे डर लगा था। पहली बार था तो मैं पलकें झुकाए बोली, ठीक है सो जाओ, अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त है। लाइट्स ऑफ करते जीरो बल्ब ऑन कर गया और माथे पर बाजू टिकाए आंखें मूंद गया। आहान, मैंने झुककर उसके लबों पर अपने लब रख दिए और हिचकियों से रोने लगी। मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। सहर, रोना बंद करो यार। वो मेरे आंसू पोंछते हुए जरा सा पीछे होते हुए खुद उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा गया। मुझसे नाराज नहीं हूँ, बस रोना बंद करो।
मेरे आंसू पहुँचते मुझे अपने सीने से लगा लिया। आप चाहें तो अपना हक ले लें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने सारी बातें भुलाकर उसे बोल ही दिया। लेना होगा तो ले लूँगा, पूछूंगा नहीं तुमसे। मेरी नाक की टिप पर होंठ रखते हुए मेरे आंसू पोंछ दिए। तुम अभी सुकून से सो जाओ। आंखें मूंदते हुए उसने मुझे अपने सीने से लगाकर लिटा लिया और धीरे धीरे मेरे सर को सहलाने लगा। वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। मुझे झिझक तो हो रही थी, लेकिन सुकून भी महसूस हो रहा था। और फिर कब मैं नींद की वादियों में खोती चली गई, मुझे पता ही न चला। सुबह आँख खुली तो सिर भारी भारी हो रहा था। रात भर रोने की वजह से अब सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। आहान कमरे में नहीं था। मैं बाथरूम में घुसी और शावर लेने लगी। तभी याद आया कि कपड़े तो लिए ही नहीं। अपने चारों ओर तौलिया लपेटे मैं बाहर आकर कपड़े निकालने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा सांस गले में अटक गया। या अल्लाह, मेरी मदद करना। न जाने कौन था और मुझे इस हाल में देख लेता तो क्या सोचता। मैंने कबर्ड से थोड़ा सा चेहरा हटाकर देखा तो आहान था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल खुद पर नज़र पड़ते ही मैं शर्म से लाल हुई थी। वो दरवाज़ा लॉक करते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा और मैं डर के मारे कबर्ड से जा लगी। सहर, तुम्हें नहीं लगता तुम लापरवाह हो रही हो? मेरी जगह कोई और भी हो सकता था। तुम्हें इस हाल में देखकर क्या सोचता? आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था, सॉरी। मैंने भी फ़ौरन गलती मान ली। उसने मुझे सिर से पाँव तक गहरी बेबाक और हक भरी नज़रों से देखा। जाओ, ड्रेसअप हो जाओ, उसने खुद पर जब्त करते हुए कहा। मैं उसके पास से गुजरी ही थी कि अचानक मेरा तौलिया खुलकर ज़मीन पर गिर गया और मेरी हालत ऐसी थी जैसे 1 मिनट में मैं इस दुनिया से फना हो गई थी। मैं उसे ज़मीन पर गिरता देखकर एक नज़र आहान को देखा, जो गहरी मदहोश भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मेरा एक्सरे कर रहा था। उसके गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई थी। गहरा सांस लेते हुए उसने अपना एक होंठ दांतों के नीचे दबाया था। सामने वाले को सख्त इम्तिहान में कैसे डाला जाता है, ये तुमसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। मेरे करीब होते हुए आहान ने मेरे कान में सरगोशी की थी। मैंने झट से रुख फेरते हुए खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ से छुपाती। शर्म और बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे। आहान ने तौलिया उठाते हुए गहरी सांस ली और मेरे चारों ओर लपेट दिया, फिर मुझे अपनी ओर मोड़ा। आहान मलिक नफ्स का गुलाम नहीं है। उसकी आंखों में मेरे लिए जो मान था, उस मान और मोहब्बत को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। वाकई वो एक मजबूत इरादों वाला इंसान था। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। मेरी सास मुझे और मेरे शौहर को गहरी नज़रों से देख रही थी, जैसे जानना चाहती हों कि हमारे बीच कुछ हुआ या नहीं, पर मैंने भी हाथ न लगने दिया। नाश्ते के बाद आहान किसी काम से बाहर चला गया, जबकि मेरे सास मेरे करीब आकर मुझसे पूछने लगी, क्या तुमने आहान को खुद को छूने दिया या नहीं? आंटी, आप अपनी हद में क्यों नहीं रहती? ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। आप हमारे मामलों में ना पड़े और हमसे दूर रहें, वरना मैं आहान को सब कुछ बता दूंगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत चालाकी से उन्हें धमकी दी थी, लेकिन वो मेरी बात पर हंसने लगी। तो बता दो, वो कौन सा तुम्हारा यकीन करेगा? वो मेरा बेटा है, और माँ जैसी भी हो, बेटा माँ को कभी गलत नहीं कह सकता। सही कहा आपने, लेकिन अक्सर माएँ आप जैसी भी होती हैं, डायन, जो अपने ही बच्चे को खा जाती हैं। सहर, अचानक अपने पीछे से आहान की आवाज़ सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में दुख, गुस्सा, बेयकीनी, क्या कुछ नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो अचानक यूं इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। आहान, कुछ मत कहिए, नई नवेली दुल्हन है, हाथ मत उठाइए, वो रोते हुए बोली। मुझे लगा जैसे कह रही हूँ उठाइए हाथ। मैंने दिल ही दिल में खुद को थप्पड़ खाने के लिए तैयार कर लिया। सहर, आप? आहान दहाड़ा तो मैं सहम कर आंखें मीच गई। मुझे लगा अब पड़ा कि अब पड़ा। आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि क्यों शादी की तुमसे। माँ के खिलाफ जाकर भी मैंने तुम्हें अपनाया। आहान की बात पर मैंने आंखें खोलकर उसे हैरानी से देखा। माँ सही थी। मिडिल क्लास लड़कियां अपना असली चेहरा दिखाई देती हैं। आहान की बातें मेरे दिल को चीर रही थीं, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। इससे अच्छा होता कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर चली जाती। मेरी माँ के बारे में इस तरह की बकवास करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? वो गुस्से से मेरी ओर बढ़ा। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। आहान, मेरी बात सुनिए, आप गलत। जस्ट कीप क्वाइट। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। आउट। आहान की बात ने मुझे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा। आहान, आउट। मैंने जो फिर पुकारा तो उसने ऊंची आवाज़ में मुझे डरा दिया। मैं रोते हुए अपने कमरे की ओर भागी, अपना सारा सामान निकाला और रोते हुए उस बैग में कपड़े डालने लगी। मुझे अब यहाँ नहीं रहना।
सब ऐसे थे जैसे अंदर और बाहर से और। मुझे अब अहान से भी कोई भरोसे की उम्मीद नहीं थी। इतने अरसे तक साथ रहा, खुद को इतना चालाक समझता था और ये तक न जान सका कि ये औरत उसकी असली माँ है ही नहीं। और मैंने एक रात यहाँ आने के बाद सब पता लगा लिया था। बैग हाथ में उठाए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए कि अहान अंदर दाखिल हुआ। मम्मा से माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देंगी, अहान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। कभी नहीं मांगूंगी, वो एक चालबाज औरत है, मुझे आपसे दूर करना चाहती हैं, आप समझते क्यों नहीं? वो आपकी माँ नहीं है। मैंने रोते हुए सच्चाई बयान करना चाही, लेकिन वो चुप रहा। जानता हूँ, सब जानता हूँ, फिर भी आपसे यही कह रहा हूँ, मम्मा से माफ़ी मांगे। उसकी बात पर मैं गूंगी हो गई। 3 साल का था जब उन्होंने मुझे पाला। मेरे पापा से वो बेहद मोहब्बत करती थी, इसीलिए ये जानते हुए कि 3 साल के बच्चे के बाप हैं, उन्होंने पापा से शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब मम्मा का अपना सगा बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने फ़र्क करना शुरू कर दिया। वो मुझ में और रूहान में फ़र्क करने लगी। मुझे दुख होता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। वक्त गुजरता गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पापा ने जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दी और बहुत कम हिस्सा रूहान को दिया। इस बात ने मम्मा के दिल में गांठ डाल दी और उन्होंने जादू टोना करना शुरू कर दिया। पहले पापा पे किया, पापा का इंतकाल हो गया, और फिर मुझ पर किया, यहाँ तक कि मुझे पागल भी कर दिया था। पर फिर मेरी फूफी ने मेरा साथ दिया और रूहानी इलाज करवाया। पर उन्हीं दिनों उनका कोई अमल उल्टा पड़ गया और उनका बेटा रूहान इस दुनिया से चला गया, और तब से वो ऐसी हो गई हैं। मानसिक रोगी हैं वो सहर। मैं जान गया हूँ जो कुछ आपसे उन्होंने कहा, वो ऑडियो भी उन्हीं की भेजी हुई थी। आपको मुझसे दूर रखने के लिए मेरी झूठी रिपोर्ट्स भी बनवाई। वो नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद हो, इसीलिए उन्होंने आपको मेरे खिलाफ भी करना चाहा। आपको मुझसे शादी से रोका और मेरे करीब आने से भी। उसकी बातें सुनती मैं हक्का बक्का रह गई। कितना दर्द लेकर बैठा था वो अपने दिल में, बहुत हिम्मत वाला था। मैं आगे बढ़ते सीधा उसके सीने में जा समाई। आंसू तेजी से बह निकले। न जाने किस बात पर ये आंसू बहने लगे थे, अहान का दुख देखकर या फिर शर्मिंदगी से। उसने बाजू मेरे इर्द गिर्द लिपेटते हुए मुझे अपने हिसार में ले लिया। चलो आओ, मम्मा से एक्सक्यूज़ करो। जो भी हैं वो बड़ी हैं हमारी, और हमारा फ़र्ज है कि उनकी इज्जत करें। उसके कहने पर मैंने उसकी माँ से माफ़ी भी मांग ली। वलीमे का फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अहान का संग पाकर मैं बेहद खुश और संतुष्ट थी। उसने एक पल के लिए मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। जब दिलों से गलतफहमियां और कड़वाहटें मिट जाएं तो सब मंजर साफ हो जाते हैं। रात के लम्हों में आज मैंने सोच रखा था कि अहान के लिए वो सब कुछ करूंगी जो एक अच्छी और वफादार बीवी अपने शौहर के लिए करती है, उसे खुश और संतुष्ट करने के लिए। वो रूम में आया तो मेरा शर्माया हुआ रूप देखकर मुस्कुरा दिया। सहर, तुम चेंज कर लेती, इतना बुखार है तुम्हें, वो फिक्रमंदी से बोला था। तो मैंने नाराजगी से उसकी ओर देखा। अरे कैसे शौहर हैं, एक तो आपके लिए सज सवर कर बैठी हूँ, दूसरा तारीफ करने की बजाय आप बातें जितनी मर्जी करवा लो तारीफ। इतना गुस्सा किस बात का है जनाब? वो मेरे करीब बैठते हुए बाजू की कोहनी बिस्तर पर टिकाते मुझे निहारने लगा। प्लीज़ अहान, ऐसे न देखें। मैंने उसकी आंखों के आगे हाथ रख दिया तो वो गहराई से मुस्कुराया और मुझे बाजू से थामे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं अनबैलेंस होती सीधा उसके सीने पर जा गिरी। पल भर को हम दोनों की निगाहों का टकराव हुआ। दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। सांसों का गहरा होना, पलकें बार बार झपकाना। अहान की आंखों में खुमार भर गया। बहुत खूबसूरत हो यार तुम, सारी की सारी ही प्यारी हो, और सिर्फ मेरी हो। वो मुझसे इजहार मोहब्बत करने की बजाय अब मेरी तारीफ कर रहा था। मेरी मुँह दिखाई कहाँ है? मुझे अचानक से याद आया, मुँह दिखाई का तोहफा सुहागरात के बाद दिया जाता है। मेरी सुहागरात अभी तक पेंडिंग में है। उसकी बेबाक बातों पर मैं बिलश करने लगी। मैंने उसके होंठों पर हाथ रखा तो वो मेरी हथेली को चूमते हुए मेरा चेहरा अपने करीब करके पूरी शिद्दत और हक से मेरे होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी मोहब्बतें मेरे ऊपर निछावर करने लगा, जबकि एक हाथ से मेरे ब्लाउज की डोरियों को खोल दिया। और अब ब्लाउज के नीचे अहान के हाथों की पकड़ मेरी नाजुक धड़कनों पर थी और मैं उसकी पकड़ पर बुरी तरह मदहोश हुई थी। पल पल गुजरती रात में वो जुनूनी अंदाज में मोहब्बत की बारिश करते हुए मुझे अच्छे से यकीन दिला चुका था कि सहर सिर्फ उसकी है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी कि वक्त रहते सब कुछ पता चल गया था, वरना अहान जैसे शख्स को मैं खो देती जो सिर्फ चाहे जाने के काबिल है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।